हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो बिफोर एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडियन लॉ। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों ओनरशिप से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी बेसिक डिफरेंसेस है, जैसे इनके नेचर को लेके, ड्यूरेशन को लेकर, इन पर कौन से लॉज लगेंगे, क्या रेमेडीज़ होगी। आज हम इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे, इनके इम्पोर्टेंट एक्ट्स के साथ और लैंडमार्क केस लॉज के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लीगली ओन की जा सकती हो। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल में जैसे कार आ सकती है, गोल्ड, फर्नीचर। इमूवेबल में जैसे लैंड, आपका घर। इंडिया में प्रॉपर्टी मेनली गवर्न होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू। और अगर आप बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आईपी यानी क्रिएशंस ऑफ माइंड। ये इसको प्रोटेक्ट करता है। क्रिएशन ऑफ माइंड में जैसे बुक आ सकती है, म्यूज़िक, इन्वेंशन आपकी कोई, लोगोज, डिज़ाइन। ये फिजिकल चीज़ नहीं होती, ये इंटेंजिबल होती है, मतलब हम इनको छू नहीं सकते। ये तब प्रोटेक्ट होती है जब आइडिया किसी टेंजिबल फॉर्म में एक्सप्रेस हो। जैसे मान लो किसी को बुक लिखने का आइडिया है, अगर आप वो उसको बुक को लिख दे और एक तरीके से वो टेंजिबल फॉर्म में आ गई, उसने एक्सप्रेस कर दिया, तो अब ये आईपी में काउंट होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इसके बाद हम देखते हैं इनका की डिफरेंस। ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। तो ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी टेंजिबल होती है, मतलब टच कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटेंजिबल होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते। और प्रॉपर्टी राइट जनरली परमानेंट होते हैं, लेकिन आईपी राइट, जैसे आपने सुना हो पेटेंट कि 15 साल के लिए दिया गया या 20 साल के लिए, तो आईपी हमेशा लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है। प्रॉपर्टी जनरल लॉ से गवर्नड होती है, जबकि आईपी को स्पेशल स्टैट्यूट से गवर्नड होती है। अब हम दोनों का डिफरेंस समझने के बाद समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट एक्ट्स हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट 1957। तो आप इसको देख सकते हैं, जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो ये कॉपीराइट एक्ट 1957 जरूर लिखा होता है। ये होता है कि क्रिएटिव वर्क्स के लिए, कि कोई भी इनको कॉपी ना कर पाए दूसरा। फिर आता है पेटेंट एक्ट 1970। मान लो आपने कोई वैक्सीन डेवलप की है, इन्वेंट की है, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। कई बार आप पेटेंट की मतलब टाइमलाइन बढ़वा भी सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हर एक पेटेंट के हिसाब से। फिर इसके बाद आता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ये ब्रांड नेम्स और लोगोस के लिए होता है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपका ब्रांड नेम अलग है, आपका लोगो अलग है, ट्रेड डिज़ाइन, ट्रेड ड्रेस, तो आप इसको मतलब आपके सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहती है इस एक्ट के अंडर। फिर आता है डिज़ाइन एक्ट 2000। ये प्रोडक्ट के विजुअल डिज़ाइन के लिए होता है कि प्रोडक्ट विजुअली कैसा दिख रहा है, तो उसको उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये वाला एक्ट आता है। अब अगली स्लाइड में डिज़ाइन एक्ट 2000 को लेके ही है कि सेक्शन 2D में डिज़ाइन को डिफाइन करते हैं, में उसकी डेफिनेशन होती है। और सेक्शन 22 में एक्सक्लूसिव राइट बताते हैं डिज़ाइन होल्डर के, कि उसको क्या क्या राइट मिले हुए हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, पार्ले प्रोडक्ट्स का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजिंग और प्रोडक्ट शेप के इन्फ्रिंजमेंट इशू को डिस्कस किया था। तो ये आप डिज़ाइन एक्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। इसमें तब होता है कि पर्सन मान लो कोई सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क का अनऑथोराइज कमर्शियल यूज़ करे। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और आपका ट्रेड डिज़ाइन, ट्रेड ड्रेस बिल्कुल अलग है, लेकिन कोई उसको कॉपी कर लेता है या सिमिलर या कुछ आइडेंटिकल बना लेता है और फिर उसको बेचने लगता है। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। वो खरीदना तो आपका चाहते हैं, लेकिन खरीदेंगे उसका जिसने उसका सिमिलर या आइडेंटिकल बना दिया है। तो ये कंज्यूमर के साथ भी गलत और आपके साथ तो गलत है ही। तो ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को भी और आपको भी। तो ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर आता है ये सब कुछ, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ लीडिंग केस लॉज इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। तो सबसे पहले आरजी आनंद का केस है। उसमें कोर्ट ने ओरिजिनलिटी टेस्ट को एक्सप्लेन किया था कि वो क्या होता है और उसके क्या प्रिंसिपल्स है। फिर आता है बेयर कॉरपोरेशन एक्ट। इसमें फार्मास्यूटिकल पेटेंट का इशू डिस्कस हुआ था। फिर याहू वाला केस में क्लियर किया गया था कि डोमेन नेम्स भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के अंडर आ सकते हैं, कि अगर आप मान लो कोई डोमेन नेम ले लेना तो फिर आपका ही रहेगा, वो कोई और नहीं ले सकता। ये ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है।
तो ये वाले केसेस आप याद रखिएगा। और फिर आता है अमृत धारा केस। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि ट्रेडमार्क सिर्फ नाम नहीं है बल्कि गुड्स की आइडेंटिटी होती है, तो इसमें सबके राइट्स प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये केस लॉज आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में याद रख सकते हैं। इन सभी लीडिंग केस लॉज और जजमेंट्स को समझने के बाद अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि प्रॉपर्टी फिजिकल ओनरशिप को प्रोटेक्ट करती है, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करती है। वो आपके माइंड की उपज होती है, इसलिए उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। आईपी राइट्स स्टैट्यूट्स के द्वारा प्रोटेक्ट होता है और लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, जबकि जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो परमानेंट होते हैं और उनके लिए जनरल लॉज है। और अगर आप बिजनेस करते हैं या क्रिएटर है या लॉ स्टूडेंट हो तो इन दोनों का डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।